मनीष गुप्ता जी, मुझे 3 चीजें ऐसी बताइए जिसमें आपको लगता हो कि 12 साल में प्रधानमंत्री के रूप में जो 12 साल मोदी की यात्रा के हुए वो, या 15 साल चीफ मिनिस्टर के रूप में, दोनों स्थितियों में वो सत्ता के शिखर पर रहे 27 वर्ष। मुझे 3 चीजें बताइए जो आपको लगता हो कि ये अद्भुत है, ये सबसे विशेष है। देखिए, सबसे पहली बात तो मोदी जी ने धर्म को राजनीति से जोड़ दिया, जो पहले नहीं था। तो ये एक बड़ा चीज था। वैचारिक स्पष्टता जो मोदी जी ने दी, क्योंकि विकास के उन्होंने क्या काम किए, स्वच्छता, मुद्रा, ये सब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जो वैचारिक स्पष्टता उन्होंने दी वो इमेंस है। वो संविधान को मानते हैं लेकिन हिंदू धर्म को ऊपर रखते हैं। वो मुस्लिम टोपी नहीं पहनते लेकिन विश्वनाथ बाबा के मंदिर भी जाते हैं, सोमनाथ भी जाते हैं। तो वैचारिक स्पष्टता, जैसे जिसके मुसलमानों के तुष्टिकरण पर कांग्रेस क्लियर नहीं है, समाजवादी पार्टी क्लियर नहीं है, मोदी जी की चाल क्लियर है, उनका विजन स्पष्ट है। एक बात। दूसरी बात, अगर उनकी तुलना नेहरू जी से करें तो उस समय जब देश आजाद हुआ, हजारों साल की गुलामी से आजादी मिली थी। ऐसे में 20 साल शासन करना, जनता का विश्वास जीतना उतनी बड़ी बात नहीं थी। जब मोदी जी शासन करने आए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि देश में विपक्ष बहुत एग्रेसिव था बीजेपी के मुकाबले। और मोदी जी ये प्रूव करके आए थे, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने आया था और वो भी इतनी स्पष्टता के साथ जिस पर दंगे का आरोप हो, जिसकी लंबी लंबी पुलिस के सामने हियरिंग रही हो। तीसरी जी जी तीसरी बात ये थी, पाकिस्तान के साथ जो इश्यूज हैं उन पर कहीं भी कमी नहीं की गई, देरी रही। यानी विदेश के मामले में देरी रही, लेकिन प्लानिंग बना के काम किया, चाहे 370 हो, चाहे बालाकोट हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, कुछ भी हो, या अब जो सिंधु का जो जल रोकना है। मुझे लगता है ये चीज ऐसी है जो उनको अपने आप में विश्व के अलग नेताओं में बना देती है। जी मुफ्ती साहब, आपको क्या 3 चीजें अच्छी या खराब लगी इस 12 वर्ष में? कि प्रधानमंत्री का नेहरू जी से तुलना करना उचित नहीं है। नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माण करने वाले नेता थे। उनके टाइम पे 171 करोड़ से बजट शुरू हुआ, 500 करोड़ तक आया, IIT, IM, और उन्होंने दुनिया भर में भारत का एक मंच बना करके नॉन वायलेंस मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया। तो भारत की तुलना, नेहरू की तुलना मोदी से इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि मोदी के दौर में, प्रधानमंत्री के दौर में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मोदी की नीति फेल हुई है। मोदी के दौर में आप ये देखिए कि अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगा करके भेजा गया। इसी मोदी के दौर पे एक वर्ग को टारगेट किया गया, एक वर्ग को टारगेट करके मुसलसल सरकार चलाई गई। चुनी हुई सरकारों को गिराया गया, चाहे मध्य प्रदेश हो या गोवा में बनने नहीं दिया गया। अभी आप मध्य प्रदेश में नटराजन का ताजा केस है कि सीट चोरी करते करते। मुफ्ती साहब क्या आप मुझे बता सकते हैं इन 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने के राज्य सरकार को बर्खास्त करने के केंद्र के संवैधानिक अधिकार का उपयोग किया हो और किसी राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया हो? नेहरू जी ने किया था, लेकिन आज हुआ क्या? नेहरू जी ने भारत में पहले इसकी नींव डाली थी केरल से, लेकिन क्या अभी हुआ? अरे बात तो सुन लो भाई, क्या ऐसा कभी हुआ आपके दिमाग में कोई उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने विपक्षी राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया? जी, उनको बर्खास्त करने की जरूरत क्यों थी? अच्छा, वो तो खरीद फरोख्त कर रहे थे, वो तो खरीद रहे थे, ED/IT से डरा रहे थे। उनको क्या जरूरत थी बर्खास्त करने की? बर्खास्त तो उस वक्त की जाती है जब सिस्टम फेल हो जाता है। यहाँ तो पहले ही खरीद लिए, मध्य प्रदेश को खरीद लिए, पूरे ED/IT लगा करके पूरे देश का उन्होंने बेड़ा कर किया। हाँ, मोदी जी का एक काम सुनहरा है जिनको याद करने की जरूरत है कि अपने 12 साल के टाइम पे एक भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और अपने
सीएमओ को, अपने मुख्यमंत्रियों को छूट दिया कि एक वर्ग विशेष को जितनी गालियां दी जाए, जितनी गंदगी की जाए वो कम है। उनके ही दौर में एक मुस्लिम नेता को भड़वा कहा गया, कटुआ कहा गया, न जाने क्या 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 गालियां दी गई उन्हीं के दौर पे। इसलिए मैं मोदी जी की लंबी उम्र की कामना करता हूँ। रिकॉर्ड तोड़ने से कुछ नहीं होगा, देश को आगे ले जाइए। नेहरू की तुलना मोदी से नहीं होगी। नेहरू ने विपक्ष को मजबूत किया। एक बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विरोधियों को भी अपने कैबिनेट में रखा और मोदी विरोधियों को चुन चुन के निपटा रहे हैं। ठीक है, कैबिनेट में ना जाओ तो ही ठीक है। कैबिनेट कैसे बनी उसका इतिहास अलग है, कई बार नाम कटे, कई बार जुड़े, गांधी जी की दखल रही उसमें, इसलिए सारा श्रेय नेहरू जी को ना दे दो। लेकिन दो बातें मैं कहूंगा, फिर रवि भाई के पास जाऊंगा, फिर बीजेपी के पास। जब सब खराब है मोदी में, हमने मान ली मुफ्ती साहब की बात, मोदी में सब खराब है, तो इसी देश की जनता नरेंद्र मोदी को 3 बार प्रधानमंत्री पद पर बैठाई है। कोई ये तो है नहीं कि गुड्डू तमंचा लिया, कहां जा रहे भैया, बोले गाड़ी निकालो, प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठना। ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा तो गांव की प्रधानी में भी नहीं हो रहा। आप क्या असला लेके आए हो, प्रधान बन गए। महाराज आपकी निष्ठा वोट में नहीं है मुफ्ती साहब, आप वोट से ऊपर मानते हो अपने को। आपको लगता है कि नहीं मेरी मोहर लगे तब प्रधानमंत्री बने, ऐसा तो संभव नहीं। और आपने बताया कि उसने इसको भड़ुआ कहा, उसने उसका, अरे भाई मैं 1000 गंदे लफ्ज इससे बता दूं जो दूसरे तरफ से कहे गए। ये तक कहा गया कि 5-15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, सारे हिंदू साफ हो जाएंगे। हिंदुओं की क्लिंचिंग करना चाहते हैं, लिंचिंग करना चाहते हैं। नहीं, मैंने आरंभ में मुफ्ती साहब कहा था कि व्यक्ति से आपको नापसंदगी हो सकती है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, ये सब देश के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। तो देश के जनादेश की तो इज्जत करना सीखो यार। हम लोग देश से भी बड़े हो गए। नहीं, हम लोग बड़े आदमी हैं, मान आप अपने को मानते हैं, अच्छी बात है, सबको मानना चाहिए, लेकिन देश से छोटे हैं ये भी मानो। ये कोई जबरिया थोड़ी ना पकड़ुआ भी ब्याह है क्या कि राष्ट्रपति भवन घुस गए, बोले कहां है राष्ट्रपति, बोले हमें शपथ दिलाओ प्रधानमंत्री। क्यों, बोले मन कर रहा है। ऐसा नहीं होता महाराज। लोग वोट देते हैं तब प्रधानमंत्री बनता है, तब मुख्यमंत्री बनता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और एक बात अरे मुफ्ती साहब ने कही कि नेहरू जी से तुलना नहीं करो। नेहरू जी से तुलना नहीं हो रही, इस सिर्फ एक टेक्निकल विषय है कि नेहरू जी 4398 दिनों तक रहे प्रधानमंत्री, ये उनसे अधिक समय रहे। इसमें क्या बुराई हो गई, इसमें क्या बुराई हो गई बोलने में। और एक बात मैं कह दूं, अब आ गया दिमाग में तो कह दूं, फिर रवि भाई पास जा रहा हूं। मुफ्ती साहब ऐसा ये जो व्हाट्सएप पे या जो प्रचार नेताओं ने भाषणों में किया, व्हाट्सएप ने नेताओं ने भी किया कि जब हम 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ तो देश में कुछ नहीं था। क्या ऐसा नहीं है। मैं कल आपको एक लिस्ट भेजूंगा कि 16 अगस्त 1947 तक क्या क्या था देश में। क्या आंख खोलने वाली लिस्ट है, उसका कोई माइकल खंडन नहीं कर सकता। मैं भेजूंगा आपको। यह कहना भी भारत की क्षमता को लांछित करने जैसा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद ही भारत ने आंख खोली। नहीं जी, मैं भेजूंगा ताकि आप भी पढ़ें और बाकी को भी पढ़ाएं। उलेमा काउंसिल में भी वो लिस्ट चस्पा कराइए नोटिस बोर्ड पर। रवि प्रताप जी, एक बड़ा दिन है भारत के संसदीय जीवन में। तमाम अस्थिर सरकारों का दौर भारत ने देखा। 5 साल में 4-4 बार, 3-3 बार लोकसभा का चुनाव हो गया, 4-4 प्रधानमंत्री बदल गए। वो दौर देखा, आया राम गया राम, तू चल मैं आया, देवीगौड़ा, फिर गुजराल, फिर दिस फिर दैट। बहुत मुद्दत बाद स्थिरता की सरकार आई और मजबूत सरकार आई। 3 बार लगातार प्रधानमंत्री। और आज का जो दिन है
उसमें आप इस नरेंद्र मोदी के टेन्योर को और इस सरकार को कैसे एनालाइज करते हैं रवि जी? अमिताभ जी, सबसे पहले आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं और ये दुआ करता हूं परवरदिगार से, वाहेगुरु से, अल्लाह से, भगवान से कि उनकी इतनी नियामत दें कि 2047 में जो उन्होंने भारत को एक सब्जबाग दिखाया या वादा किया है विकसित भारत बनने का, वो उसको पूरा कर पाए, वो जुमला साबित न हो। दूसरी बात, आज ये कम से कम ये बात अमिताभ जी साबित हो गई कि जवाहरलाल नेहरू लगातार 52 से लेकर के और 64 तक लगातार प्रधानमंत्री रहे और मोदी जी भी लगातार प्रधानमंत्री हैं। तो 12 साल नेहरू जी का, 16 साल इंदिरा जी का, 1.5 साल शास्त्री जी का और 5 साल राजीव जी का, 5 साल राव जी का और 10 साल मनमोहन सिंह का, ये केवल 49 साल होते हैं। तो कम से कम आज के बाद जो हमारे भाई हैं, जो भाजपा के लोग 70 साल का जाप करते हैं, आज से वो एक गणितीय संशोधन करेंगे और 70 की बजाय वो कहेंगे लेस देन 50 साल। कम से कम आज से तो कहेंगे, क्योंकि आज हम नहीं कर रहे, आज वही कह रहे हैं कि हम नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ गया और सबका कार्यकाल है, तो कम से कम कल से ये सुनने को नहीं मिलेगा 70, कल से चर्चा होगी 20 और 50 पे, ये देखा जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जब नेहरू जी को 52 से ये सत्ता मिली देश की, जब संसदीय के चुनावी इतिहास में आए, तो जिस परिस्थितियों का देश सामना कर रहा था, 12 साल में उन्होंने जो देश की जनता के क्रमशः विकास के लिए, सामान्य जीवन के उत्थान के लिए जो काम किए, मैं 36 काम की फहरिस्त आपको बताऊंगा, 36 काम की, जिससे जनता 52 से लेके आज तक लाभान्वित हो रही है और भारत की सरकार भी उससे लाभ पा रही है। नाम भी मिला, व्यक्तिगत तो विश्व गुरुओं नाम में बनी गए थे नन कोऑपरेशन अलाइनमेंट में जाकर के, जब देश तो ध्रुवों के विश्व घूम रहा था। 12 साल में आदरणीय मोदी जी के मैं चुनौती देता हूं, भाजपा प्रवक्ता मेरे बाद आएंगे, 6 काम बता दें, 6, मैं आधा कहता हूं, 2 साल में 1 काम, जिससे इस भारत की जनता का जीवन विकसित हो रहा हो, जिससे भारत के लोगों के विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हो और भारत का परचम विश्व पे लहरा रहा हो। अब तो हाल ये हो गया कि नेपाल आम लौटा रहा है, जापान आम लौटा रहा है और चाइना चावल लौटा रहा है। और विश्व गुरु तो वो थे कि जब गरीब देशों को, अफ्रीकी देशों को मिला करके गुटनिरपेक्ष का नेता बन गए थे। टीटो से लेकर के तमाम लोग कहते थे। ठीक है रवि जी, अब रुकना होगा। धर्मेंद्र सिंह जी भी हमारे, ठीक है रवि, अब रुकना होगा। धर्मेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं। मैं फिर वही बात दोहराऊं, धर्मेंद्र जी अपनी बात कहें उससे पहले जो बात मैंने मुफ्ती साहब के लिए कही थी या रवि प्रताप के लिए कही, हम मान लें कि आपका चार्जशीट बिल्कुल सही है, तब भी आपकी चार्जशीट जनादेश से बड़ी कभी नहीं हो सकती। आप कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितनी भी पुरानी पार्टी हो, नेहरू जी की पार्टी हो चाहे गांधी जी की पार्टी हो, मेरे लिए जनादेश सबसे पवित्र है, सबसे महत्वपूर्ण है। एक चीज। दूसरी चीज, बोले हम अपनी 36 गुण बता देंगे अच्छे, तुम्हारे पास 6 नहीं। आप कौन होते फैसला करने वाले दूसरे के 6 मान्य होंगे कि नहीं होंगे? आपको एग्जामिनर तो नहीं बनाया। आप अपनी बात बता सकते हो, लेकिन बोले उनके पास 6 नहीं होंगे, ये नहीं चलेगा ना। ये लोकतंत्र का निषेध करने की जो प्रवृत्ति है, ये खराब है। इसीलिए आप हार जाते हो चुनाव, क्योंकि आपका माइंडसेट वो जमींदारों वाला है। आपको लगता ही नहीं, आपको शास्त्री जी नहीं पचे भाई, नेहरू जी के परिवार को, लाल बहादुर शास्त्री नहीं पचे आपको, बाकी को छोड़ो जनसंघ वालों को, आपको तो शास्त्री जी नहीं पचे। 3 मूर्ति में जब शास्त्री जी के रहने का विषय आया तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, मैं यहां उद्धृत करूं? इस बात पर आपत्ति थी कि लाल बहादुर शास्त्री की इतनी हैसियत कि 3 मूर्ति में रहेंगे जहां जवाहरलाल जी रहे। ये जमींदारों वाली मानसिकता है, ये राजा रजवाड़ों वाली मानसिकता है। ये नहीं चलती लोकतंत्र में मित्र ना। यही समस्या है। शास्त्री जी को गांधी परिवार कभी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया। आप दूसरे को क्या स्वीकार करोगे? आप तो शास्त्री को नहीं स्वीकार कर पाए, आप नरसिंह राव को स्वीकार नहीं कर पाए, आप मोदी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूं आपकी पीड़ा। आपने तो नरसिंह राव के शव को पार्टी ऑफिस में अंदर रखने की इजाजत नहीं दी थी। आपका ईगो, अहंकार इतना बड़ा है मित्र,
कि आपने अपनी ही पार्टी के 5 वर्ष के प्रधानमंत्री के पार्थिव देह के लिए गेट नहीं खोला। ये आपका चरित्र है। खैर, धर्मेंद्र सिंह जी, बात हो रही है आज की तारीख की। मैंने सबसे एक ही प्रश्न पूछा, मुझे 3 चीजें बताइए जो आज की तारीख में आपको विशेष लगती हो, और पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपकी समझ बनती हो। जी, माध्यम से प्रधानमंत्री जी को लंबे कार्यकाल तक लगातार प्रधानमंत्री रहने और देश की अपने हिसाब से सेवा करने के लिए बधाई देता हूं। ये बड़ी उपलब्धि है, लोकतंत्र में विशेष रूप से बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कई सवाल भी जन्म लेते हैं, विशेष रूप से अमिताभ जी तब जब आप लगातार रहते हैं पद पर, लगातार आपको जनता ने मौका दिया। जिस भी तरीके से आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर लगातार आप कुर्सी पर बने हैं और लगातार डबल इंजन ट्रिपल इंजन की आपको सपोर्टिव सरकारें भी मिली, उसके बाद भी कुछ बुनियादी सवाल अगर बचे रह जाते हैं, उस पर काम नहीं होता है, तमाम दुनिया के देशों में तमाम रैंकिंग्स में लगातार नीचे गिरते जाते हैं, तो अमिताभ जी चिंता होना भी स्वाभाविक है, सवाल पूछा जाना भी स्वाभाविक है। अगर जीडीपी का वॉल्यूम बढ़ता है और बेरोजगारी बढ़ती है, उसको उसके सापेक्ष हम रोजगार नहीं दे पाते हैं जो वादा ये कर करके आए थे प्रधानमंत्री जी, तो सवाल उठेगा। महंगाई से आम जनता को निजात देने का इन्होंने वादा किया था, चाहे सिलेंडर हो, गैस हो, खाद्य पदार्थ हो, शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च हो, तमाम जो उस हिसाब से उस कैडर के सरकारी अस्पताल नहीं बन पाए, जिसके चलते प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज इतना महंगा हो गया है। कुछ एक जो आर्थिक गैप है वो बढ़ गया, जैसे कि किसी 1-2 बड़े व्यापारियों की संपत्तियों में अथाह बेहिसाब उनकी वॉल्यूम बढ़ा हो और आम जनता की जेब ढीली होती हो। तो ये सारे सवाल लगातार, एमएसएमई सेक्टर में आपने नोटबंदी और जीएसटी के बाद कहा उछाल आया था, वो भी नहीं हो पाया, और तो और देश का सांप्रदायिक सौहार्द भी जिस ट्रैक पे था, जिसके लिए हिंदुस्तान दुनिया में जाना जाता था, उस पर भी उंगलियां उठ रही हो और उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये अगर वो उपलब्धि मानते हैं उनकी बात है, लेकिन जनता के लिए, देशवासियों के लिए, विशेष रूप से एक नौजवान, छात्र, किसान, आधी आबादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिंता है ये बुनियादी सवाल, किसानों की आय, एमएसपी पे गारंटी जो नहीं दे पाए। ठीक है, तो ये चूंकि इतना लंबा कार्यकाल हुआ, छोटा मोटा कार्यकाल होता तो आप कह के बच सकते थे, लेकिन आपको लगातार कार्यकाल मिला, सपोर्ट मिला, उसके बाद भी न